गुड इवनिंग। शुरू किया जाए अपना प्रवचन। पिछले क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, याद होगा आपको। तो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, अभी हम लोग कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस पढ़ रहे थे कि किसी भी सेंटेंस के जो है कंपोनेंट क्या होते हैं, यानी कि किन किन चीज़ों से वैसे क्या क्या है जिससे मिलकर कि एक सेंटेंस बनता है। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि एक सेंटेंस के बनने में मुख्य रूप से हमें 5 चीज़ चाहिए होता है, जो कि हमारा एक सब्जेक्ट है, दूसरा हमारा वर्ब है, तीसरा आपका ऑब्जेक्ट है, इसके बाद हमें एक कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है और फिर एडवर्बियल। हालांकि हमने ये भी देखा कि ये जरूरी नहीं है कि किसी भी सेंटेंस को पूरा होने के लिए उसमें ये 5 वर्ड हो, ये जरूरी नहीं है, बट ये 5 वर्ड होता है जिसमें कि आपको बताए कि ये दो जो है कॉम्प्लीमेंट्स और एडवर्बियल, ये आपके लिए नया है। नहीं तो अभी तक जो है बच्चे यही मानते हैं कि वर्ब के बाद जो भी आ गया वो सब के सब ऑब्जेक्ट ही हैं, यानी कि अभी आपको ऑब्जेक्ट भी पहचानने के लिए सीखना है। अभी आप ऑब्जेक्ट भी पहचानने के लिए नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप वर्ब के बाद सबको ऑब्जेक्ट ही मान रहे हैं तो फिर अभी आपको कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच का अंतर नहीं पता, एडवर्बियल और ऑब्जेक्ट के बीच का अंतर नहीं पता, तो ऑब्जेक्ट भी देखना होगा और साथ में कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल भी देखना होगा। तो चलिए आज हम लोग, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट को पढ़ा। सब्जेक्ट में भी हम लोग देखे थे कि सब्जेक्ट का प्लेस जो है अलग अलग होता है, सब्जेक्ट कैसे डूअर से अलग होता है उस चीज़ को भी हम जाने थे ना, और साथ ही साथ ये भी देखे कि इसका पोजीशन अलग अलग है। उसके लिए हम लोग एक खास टर्म पढ़े थे जो कि हमारा क्या था, इन्वर्जन। कि इन्वर्जन हो जाने से, यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज पहले होता है वर्ब के, बट जब सेंटेंस में इन्वर्जन हो जाता है तो इन्वर्जन क्या था, तो इन्वर्जन एक ऐसी चिड़िया का नाम था। यहाँ चिड़िया मतलब चिड़िया नहीं, मतलब एक ऐसे ही बोल रहे कि ऐसा नाम है। इन्वर्जन एक ऐसा वर्ड है जो यह बताता है कि सेंटेंस का जो वर्ड ऑर्डर है अब वो क्या हो गया, उल्टा हो गया, वो चेंज हो गया। अब हमारे पास सब्जेक्ट पहले नहीं है बल्कि वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है। अब इन्वर्जन में भी हम लोग देखे थे कि इन्वर्जन दो तरीके से होता है, एक आपका कंप्लीट इन्वर्जन होता है, दूसरा आपका पार्शियल इन्वर्जन होता है। पार्शियल इन्वर्जन में हम लोग देखे कि पार्शियल का मतलब क्या, थोड़ा सा रूप में, पूरा नहीं। तो उसमें हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आगे आता था, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही यूज होता था। उसके लिए आपको कंडीशंस बताए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी ऐसा होता है, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। और बाकी जो सेंटेंस था जो कि कुछ वर्ड के सहारे बने हुए थे, खासकर उसमें निगेटिव एडवर्बियल्स थे। फिर बाद में हम लोगों ने नीदर, नॉर और सो को भी देखा था। तो उन सब जगह पर ये जो है क्या होता है, इन्वर्जन होता है और वहाँ पर हम लोग फुल स्टॉप ही लगाते हैं, ठीक है। एक ऐसा ही इन्वर्जन आपको मॉडल वर्ब में देखने को मिलेगा, वो हम लोग मॉडल वर्ब में पढ़ेंगे जब हम लोग शुड पढ़ रहे होंगे तब। ऐसा इन्वर्जन आपको हाइपोथेटिकल सेंटेंस में भी देखने को मिलता है, तो ये भी हम लोग तभी पढ़ेंगे जब मॉडल वर्ब में वुड पढ़ रहे होंगे तब। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं कि अलग जगह पर वो समझा पाना शायद ज़्यादा जो है रेलिवेंट हो, तो इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। फिर हम लोग कंप्लीट इन्वर्जन देखेंगे। कंप्लीट इन्वर्जन भी होता है खास करके जब सेंटेंस का जो पहला फ्रेज होता है वह हमारा किसी प्लेस या पोजीशन को बताता है, तो ऐसा होता है। फिर उसमें भी देखें कि अगर हियर या देयर होता है तो कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं होता है। डायरेक्ट स्पीच में भी हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी सब्जेक्ट के विषय में जो जानकारी अभी हमें चाहिए थी वो जानकारी हम लोग सब्जेक्ट के विषय में ले चुके हैं। वर्ब के बारे में आपसे बोला गया है कि वर्ब एक काफ़ी विशाल टॉपिक होगा, विस्तृत हुए में हम लोग वर्ब को आगे चल के देखेंगे। अभी आज जो हम लोग देखेंगे वह हम देखेंगे किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। तो आज का हमारा क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो जनरली यही बोलते हैं कि जिस पे क्रिया का फल पड़े वही ऑब्जेक्ट होता है। अब ये फल क्या है पता नहीं, उसको बोलेंगे एग्जाम्पल बोलिए तो बोलेगा आई ईट अ मैंगो, बोलेंगे इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो मैंगो। तो यहाँ पे तो चलिए हमें क्या है, फल पड़ता हुआ कि चलो ये पेड़ है, शायद ये पेड़ है ना जिस पे क्रिया का फल पड़े, तो ये पेड़ है और इधर फल पड़ता है, तो यहाँ मैंगो है तो फल है। बाकी सेंटेंस में
कैसे फल पड़ता है ये वही जाने जो बता रहे हैं। नहीं तो आप ये डिफिनेशन भूल जाइए कि जिस पे क्रिया का फल पड़ता है वैसा सब, वो फल समझ में ही नहीं आया आज तक कि वो फल मीठा है खट्टा है, नहीं है। हाँ दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि जो रिसीवर हो वो हम कह सकते हैं, फल नहीं पड़ने के बदले दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि जो उस एक्शन को रिसीव करे जिसके ऊपर वो एक्शन हो, हम ऐसा कह सकते हैं। दूसरा आसान सा तरीका हमारे पास होगा कि वर्ब के बाद यदि हम whom का या what का आंसर ढूंढ लें, वर्ब के बाद, ध्यान रहे कि वर्ब के बाद अगर हम whom या what का आंसर ढूंढ लें तो वही आंसर हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट में क्या था कि वर्ब से पहले हम सवाल पूछते थे हु से या व्हाट से, बट इस बार क्या होगा कि वर्ब के बाद हम सवाल पूछेंगे whom से या what से, और तब जो आंसर आएगा वही आंसर हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इसके अलावे हम प्रीपोजिशन से, ठीक है, प्रीपोजिशन से भी सवाल पूछ सकते हैं। तो whom या what यदि हम प्रीपोजिशन के साथ लगा दें, इससे भी जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पास जो भी है, चाहे नाउन्स हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, जो भी हो, उसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही के पास होता है। किसके किसके पास, वर्ब के पास और प्रीपोजिशन के पास। तीसरा कोई वर्ड नहीं है, यानी किसी कंजंक्शन का, देख लेते हैं कोई कुछ लिख रहे, चलिए, किसी कंजंक्शन का कोई भी नहीं होगा क्या, ऑब्जेक्ट। अब जो है किसी इंटरजेक्शन के लिए भी नहीं हो सकता है, किसी डिटर्मिनर के लिए भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, किसी एडजेक्टिव का भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ दो ही का होगा, एक वर्ब का और दूसरा प्रीपोजिशन का, तीसरा किसी का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो अब देखिए आई ईट अ मैंगो, तो ईट व्हाट, क्या खाया, तो अ मैंगो, आंसर आ जाता है। आई सॉ हिम, तो सॉ हुम, देखा मैंने उसको देखा, तो किसको देखा, तो देखिए हिम, आंसर आ जा रहा है। तो ये क्या है, आपका हुम का आंसर आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट है। नहीं, लेकिन जब हम बोलेंगे आई एंजॉयड द पार्टी, तो देखिए यहां पर आई एंजॉयड व्हाट, आई एंजॉयड द पार्टी, तो ये जो है द पार्टी, ये आपका यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। कि आई एंजॉयड द पार्टी, एंजॉयड आंसर दे रहा है व्हाट का, तो ये आपका हो गया। अगर हम बोलेंगे आई एम अच्छा, इसको ना बाद में देखेंगे, थोड़ा देर बाद, ये एग्जाम्पल भी हम लोग लेंगे, बट उसको चूंकि दूसरे के साथ देखना है, कॉम्प्लीमेंट के साथ देखना है, तो इसलिए उसको क्या करेंगे, थोड़ा देर बाद देखेंगे। अभी हम लोग कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बोलेंगे ही वेंट देयर, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो कौन हो जाएगा, देयर। ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि इस बार अगर हम जैसे एंजॉय से जवाब मांगे, सॉ से जवाब मांगे, वैसे अगर वेंट से जवाब मांगेंगे कि ही वेंट होम, तो कोई जवाब नहीं आएगा। ही वेंट व्हाट, तो भी जवाब नहीं आएगा। वेंट जो है जब भी जवाब देगा तो वेयर का जवाब देगा कि ही वेंट वेयर, कहाँ गया, तो यह कहाँ का जवाब आ रहा है, तो इसलिए ये जो है इसमें नहीं आएगा। तो ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है आपका वर्ब या प्रीपोजिशन के साथ मिलकर whom या what का आंसर करता है, उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी वर्ब या प्रीपोजिशन के साथ मिलकर जो whom या what का आंसर करे वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट को आप रिसीवर कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट को आप क्या कह सकते हैं, रिसीवर। चूंकि ऑब्जेक्ट उस एक्शन को अपने ऊपर रिसीव करेगा, यानी वह एक्शन उसी के ऊपर होगा। जैसे देखिए अगर हम बोलते हैं आई एम रीडिंग अ बुक, तो यहां पर देखिए अ बुक, यानी वर्ब हमारा जो है एक्शन यही है रीड, और यह एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, तो बुक के ऊपर हो रहा है। तो बुक हमारा इस एक्शन का क्या हो गया, रिसीवर हो गया। ठीक है, तो आप ये वर्ड, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में एक वर्ड देखा था डूअर, जो उस काम को कर रहा था वह हमारा क्या हो गया, डूअर। तो जिसके ऊपर वह काम हो वह हमारा क्या हो जाएगा, रिसीवर। इस बात को याद रखिएगा, जब हम आपको वॉइस पढ़ा रहे होंगे तो वहां पर जो है इन दो टर्म का यूज करेंगे कि डूअर रिसीवर, तो उस वक्त आपको कंफ्यूजन नहीं हो। बेसिक इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि जब आप एडवांस पढ़े तो उस वक्त फिर
अगर कोई वर्ड यूज करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अब उस वक्त बोलेंगे इन्वर्जन हो गया तो पहले से पता ही नहीं है कि इन्वर्जन क्या है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एडवर्बियल पता नहीं है, दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए पहले बताया जा रहा है, ध्यान देंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट में आपका जो आंसर आया था वर्ब के साथ, वो दो चीज का था, वर्ब या प्रीपोजिशन जो भी हो। तो इसके साथ आपने whom का भी आंसर देखा था और दूसरा what का भी आंसर देखा था। तो ऑब्जेक्ट जो है दो प्रकार के होते हैं। जो ऑब्जेक्ट whom का आंसर देता है उसे हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट whom का आंसर दे उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट आपका व्हाट का आंसर दे उसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस प्रकार के दो ऑब्जेक्ट होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो व्हाट का जवाब देता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो whom का जवाब देता है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि whom का जो जवाब देगा वो प्रायः लिविंग थिंग होगा। वो क्या होगा? लिविंग होगा। और वो किस तरीके का हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में कल के क्लास में भी चर्चा हुई थी कि साइंस के लिविंग और नॉन लिविंग को कंफ्यूज नहीं करेंगे इंग्लिश के लिविंग और नॉन लिविंग के साथ, क्योंकि इंग्लिश में लिविंग और नॉन लिविंग बिल्कुल अलग है। इंग्लिश में सिर्फ पर्सन को ही लिविंग में माना गया है जनरली, बाकी सबके सब क्या है? नॉन लिविंग में है। जबकि साइंस में प्लांट को भी, पेड़ पौधा भी है तो उसको कहाँ मान लिया गया? लिविंग में ही माना गया। जब आप व्हाट का आंसर करेंगे तो क्या होगा? नॉन लिविंग आएगा और इसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि एक सेंटेंस में क्या दोनों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? कोई अगर हम सेंटेंस बनाएं तो किसी सेंटेंस में सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा, या उस सेंटेंस में सिर्फ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा, या फिर उस सेंटेंस में दोनों हो सकता है? अगर दोनों होगा तो फिर उसका यूज करने का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? तो देखिए बिल्कुल कोई भी सेंटेंस अकेला भी बन सकता है कि उसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो, या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, या फिर उस सेंटेंस में हमारे पास दो दो ऑब्जेक्ट हो, यानी दोनों ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एक ही होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट है तो डायरेक्ट लगा दिए, इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट लगा दिए। लेकिन जब दोनों ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी, तब क्या करेंगे? तब उसको देखिए कैसे बनाएंगे। तब हमारे पास दो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, और वर्ब के बाद यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो इसके बाद आपको टू या फॉर लिखना होगा, और तब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। यानी कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, फिर टू या फोर होगा, और उसके बाद जो है आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। क्लियर? और यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं तो फिर सीधा आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देना है, यानी तब आपको टू या फोर लगाने की जरूरत नहीं होगी। ये टू या फोर आप सेंस के आधार पर लगा सकते हैं, वर्ब आपको रटने की जरूरत नहीं होगी कि ब्रिंग है तो फोर लगाइए, है ना, गिव है तो टू लगाइए, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। वो आप सेंटेंस में सेंस देखकर भी उतना लगा लेंगे, ठीक है, उससे समस्या नहीं आएगी। फिलहाल आप ये देखिए कि ये दो तरीका है, ये दो तरीका है कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं तो फिर आपको टू या फॉर लगा के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं तो फिर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीधा लिख देना है। जैसे कि अगर हम गिव से एक सेंटेंस बनाते हैं तो ही गेव अ पेन टू मी, ही गेव अ पेन टू मी, उसने एक मुझे पेन दिया। तो देखिए ये व्हाट, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये whom, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो बीच में हम क्या किए? टू लगाए। बट इसी में जब हम मी को आगे करेंगे तो फिर हो जाएगा ही गेव मी अ पेन, और मीनिंग दोनों का देखिए सेम रहेगा, मीनिंग में कोई अंतर नहीं आएगा।
तो उसी तरीके से अगर हम बोलेंगे आई कुक्ड हिम फूड, आई कुक्ड हिम फूड, तो जनरली क्या होता है कि हम जब किसी भी सेंटेंस को समझने जाते हैं तो हम लोग उस सेंटेंस का हिंदी निकालने लगते हैं। जब हम किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हिंदी निकालना शुरू कर देते हैं कि इस सेंटेंस का हिंदी क्या होगा, और वो भी शब्दशः हिंदी निकालने लगते हैं, यानी कि एक एक वर्ड का अलग अलग हिंदी। कि आई, मैं, कुक, बनाना, हिम, यानी मैंने उसे पका दिया। आई कुक्ड हिम मतलब क्या हो गया कि मैं उसको ही बना दिया। तो वो खाना है जो बना देंगे, उसको क्या पकाएंगे आप, बोल बोल के पका दिए, ऐसा नहीं होगा। एक आदमी है ना, वो चुटकुला है, बोला एक आम लगाए, आम का पेड़, और वहाँ पे जो है मेरी भाभी दोनों बैठ के रोज बात करती थी, आम बेचारा पक गया 2 दिन में। तो ऐसा नहीं, आई कुक्ड हिम फूड, तो इस सेंटेंस का जो मतलब होगा वह यह नहीं होगा कि मैंने उसे पकाया, कि मैं उसको भोजन के रूप में पका लिया, नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ देखिए हम इनडायरेक्ट लगाए पहले, तो डायरेक्ट लगा दिए। अब अगर हमें तोड़ना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस वाले में चल जाएंगे, आई कुक्ड फूड, और इस बार टू नहीं, क्या हो जाएगा, फॉर हिम, कि मैंने उसके लिए भोजन बनाया। देखिए आई कुक्ड फूड फॉर हिम, अगर आप ये भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और इसके बदले में आप ये भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो दिक्कत क्या है कि जब नीचे वाला आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नीचे वाला जब आएगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं, बट जब ये ऊपर वाला लिखा जाएगा तब कई बार दिक्कत हो जाता है। आप क्या करेंगे, साथ ही साथ उसको हिंदी करने लग जाते हैं, तो इस वजह से दिक्कत होगा। अगर बोलेंगे ही बॉट मी अ कार, ही बॉट मी अ कार, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ही बॉट मी, उसने मुझे खरीदा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। चूंकि आगे भी सेंटेंस है तो यहाँ पर तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम बाद में लिख दिए, लेकिन जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ही बॉट अ कार, और फिर क्या हो जाएगा, फॉर मी, उसने मेरे लिए गाड़ी खरीदी, ही बॉट अ कार फॉर मी। समझ में आ रहा है ना बात, कि जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगाते हैं तो फिर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर लगाना होता है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही पहले लगा देंगे तो फिर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान से, जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे तो इनडायरेक्ट से पहले टू या फॉर लगाना होगा, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट लगा देंगे तो फिर सीधा डायरेक्ट लग जाएगा। क्लियर? चलिए अब जो है हम कुछ वर्ब लिखेंगे, इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। अनाउंस, एक्सप्लेन, डोनेट, सजेस्ट, रिपोर्ट, कम्युनिकेट, obtain, propose, deliver, describe, purchase, ठीक है। ये सब कुछ वर्ब हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। इंक डाल ले रहे जरा सा, कुछ लिखें क्या, गुड नाइट सर। देखिए नीरज, एक दिन और था आपका शायद गुड नाइट, समझेंगे थोड़ा सा, उधर भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये गुड नाइट और गुड इवनिंग में क्या अंतर होता है, इधर आ जाते हैं थोड़ा देर में, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं कि गुड नाइट और गुड इवनिंग में क्या अंतर होता है, कि गुड इवनिंग का यूज़ कब करेंगे हम लोग और गुड नाइट का यूज़ कब करते हैं। तो एक तो देखिए आप गुड मॉर्निंग का यूज़ करते हैं सुबह में, ठीक है, वो ठीक है, अच्छा लगता है। दोपहर है तो गुड आफ्टरनून हो गया। अब गुड इवनिंग जब से भी आपका शुरू हुआ 4 बजे 5 बजे, जब से भी आपने गुड इवनिंग बोलना शुरू किया, ठीक है, जब से भी शाम के टाइम से, तब से लेकर
जब तक आप उससे बिछड़ नहीं रहे हैं तब तक गुड नाइट का यूज नहीं कीजिए, तब तक आप उससे क्या यूज कीजिए, गुड इवनिंग का ही यूज कीजिए, गुड इवनिंग का ही। यानी कि अगर आप किसी से 10 बजे रात में मिल रहे हैं तो उसको गुड इवनिंग बोलिए, मिल रहे हैं तो। अगर बिछड़ रहे हैं तब आप गुड नाइट का यूज कीजिए। तो जैसे अभी हम और आप क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग। हम भी आते हैं तो क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग। गुड नाइट नहीं बोल सकते। गुड नाइट जो है पार्टीशन के टाइम यूज करते हैं, जब आप अलग होते हैं, किसी से अलग होके जाते हैं तब, ठीक है। और हालांकि आजकल इसी के लिए यूज होता है, ऐसे गुड नाइट अच्छा नींद के लिए होता है। अब कहाँ, अब तो कोई फोन उन पर गुड नाइट खास करके पीछा छुड़ाने के लिए बोलता है, अच्छा ठीक है तो गुड नाइट। उसका ये मतलब नहीं होता है कि आप अच्छा से सोइए, अच्छा ये नहीं, जल्दी से पीछा छोड़िए। तो गुड नाइट तभी यूज करेंगे जब, जैसे कि अभी हमारा सेशन क्या होगा, खत्म होगा, ठीक है। तो सेशन जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे क्या, गुड नाइट। और जब सेशन हमारा शुरू होगा 1 बजे रात में भी अगर पढ़ाते ना, ठीक, अभी तो 10:30 से 11:30 ही क्लास है, बट 1 बजे रात में भी पढ़ाएंगे तो वहाँ भी हमको क्या बोलना है, गुड इवनिंग। 2 बजे भी पढ़ाए तो गुड इवनिंग। और 3-4 बजे तक सुबह हो जाता है तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। नहीं तो 11 बजे 12 बजे रात तक भी अगर किसी से मिल रहे हैं, जैसे पार्टी में कहीं गए तो 10 बजे 10:30 बजे, अभी तो खैर कोरोना का टाइम है तो उतना टाइम तक में ख़त्म हो जाता है, नहीं तो जनरल टाइम में उस टाइम में पार्टी शुरू ही होती है। तो आप उस वक्त जाएंगे तो किसी से हाथ मिलाएंगे तो उस वक्त उसको गुड इवनिंग बोलेंगे, ना कि गुड नाइट, ठीक है। या किसी से मिले तो गुड इवनिंग, हाउ आर यू, ठीक, गुड नाइट नहीं। गुड नाइट कब, जब जाने लगे, ठीक है तो अब चलते हैं फिर मिलेंगे, गुड नाइट, तो वहाँ पर आप गुड नाइट बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे जो है देखते हैं, गुड इवनिंग गुड नाइट पे चर्चा हो गई। हाँ, और ये नहीं सोचेंगे कि नहीं अरे बहुत सारा चीज़ है, अभी आपको क्या करना है, सीखना, आप सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। तो ये नहीं जानते तो यही सीख लिए, अभी गुड इवनिंग गुड नाइट सीख लिए, तो अब इसका यूज करेंगे, ठीक। ये नहीं सोचने का अरे यार अभी तक हमको ये भी नहीं आता था सही ढंग से यूज करने, नहीं आता था, अब तो आ गया, अब सही से यूज करेंगे आगे। खैर चलिए यहाँ आते हैं। तो ये सब जो आपको हम वर्ब लिखे हैं, अनाउंस, एक्सप्लेन, डोनेट, सजेस्ट, रिपोर्ट, कम्युनिकेट, डिलीवर, डिस्क्राइब, परचेज, ऑब्टेन, ये सब वर्ब आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। इतना याद रख लेंगे खास करके, और नहीं भी याद रहेगा तो घबराना नहीं है, फिर एक ट्रिक बता देंगे। तो ये वर्ब हम अलग से क्यों लिखे, तो अभी हम लोग जो पीछे चर्चा कर रहे हैं, जो भी लोग लेट से जुड़े बता दें कि हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें ये है कि हम वर्ब का यूज करते, वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आ जाए तो सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, और यदि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तो क्या करते हैं, टू या फॉर लगा के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये यहाँ इससे पहले तो सब्जेक्ट खैर आएगा ही ना। तो ये स्ट्रक्चर अभी हम लोग 2 देखे थे, 2 स्ट्रक्चर अभी हम लोग ये देखे। अब देखिए ये सब जो वर्ब हैं इसके साथ ये दोनों स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा, इसके साथ एक ही स्ट्रक्चर काम करेगा। ये जो 2 स्ट्रक्चर है आपका ए और बी, ये दोनों स्ट्रक्चर इन सभी वर्ब्स के साथ काम नहीं करेगा। इन सब के वर्ब के साथ एक ही स्ट्रक्चर काम करेगा, कौन वाला, नीचे वाला, यानी ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो इसके साथ काम नहीं करेगा। हालांकि इससे मिलता जुलता मीनिंग में काम करेगा। अभी देखिए यहाँ पर है परचेज, परचेज का मतलब खरीदना। अभी हम लोग पीछे भी देखे थे एक वर्ड बाय, बाय का मतलब भी क्या होता है, खरीदना। तो देखिए बाय के साथ दोनों स्ट्रक्चर काम कर रहा था। बाय में हम लिख रहे थे ना, ही बॉट मी अ कार, तो इसका मतलब था ही बॉट अ कार फॉर मी, ही बॉट अ कार फॉर मी। तो देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर काम करेगा बाय के साथ। बाय का ही V2 क्या है, बॉट हो गया, बाय बॉट बॉट। तो यहाँ पर ही बॉट मी अ कार और ही बॉट अ कार फॉर मी दोनों सही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। लेकिन जब हम परचेज से बनाना चाहेंगे कि उसने मेरे लिए एक गाड़ी परचेज किया, तो फिर हम परचेज से इसको मिटाते हैं, ठीक है। परचेज से हम दोनों स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। हम नहीं बोल सकते हैं कि ही परचेज्ड
मी अ कार, ये गलत हो जाएगा। इसके बदले में हमें सिर्फ एक ही सेंटेंस यूज करना होगा, बनाना होगा कि ही परचेज्ड अ कार फॉर मी। यानी ये सब जो वर्ब है ये एक ही स्ट्रक्चर में यूज होते हैं, इसके साथ दोनों स्ट्रक्चर का यूज नहीं होता है। इसके साथ सिर्फ फॉर या टू वाला स्ट्रक्चर का ही यूज करते हैं। समझ में आई बात? अब बोले कि याद नहीं रहेगा तो क्या कीजिए, तो देखिए जनरली जो दोनों स्ट्रक्चर वाला होता है ना, इधर लिख देते हैं, जनरली जो दोनों स्ट्रक्चर वाला है वो सब वर्ब छोटा छोटा होता है। जैसे देखिए गिव है, सेंड है, बाय है, राइट है, फिक्स है, पोस्ट है, ब्रिंग है। ठीक है, तो ऐसा जो सब वर्ब है उसके साथ दोनों स्ट्रक्चर यूज होता है। जैसे कुक है, बुक है। ठीक है, तो अब देखिए बुक है, बुक का मतलब किताब भी होता है, वो नाउन है, यहाँ वर्ब के रूप में बुक है। बुक का मतलब किसी भी चीज को बुक करना, उसको एक तरीके से क्या करते हैं हम लोग, भाड़ा उड़ा पर ले लेते हैं ना, शादी में डीजे बुक करते हैं, कहीं हॉल बुक किए, रूम बुक किए, तो उस तरीके से तो हम बोल सकते हैं ही बुक्ड मी अ रूम, ही बुक्ड मी अ रूम। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ही बुक्ड अ रूम फॉर मी, ही बुक्ड अ रूम फॉर मी, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो देखिए ये सही है, ये यहाँ पर क्या है, सही है। तो छोटा छोटा जो वर्ब होता है उसके साथ प्रायः दोनों स्ट्रक्चर का यूज होता है। ठीक है, छोटा छोटा जो वर्ब होगा उसके अंदर क्या होगा, दोनों स्ट्रक्चर यूज होगा, ई वाला भी, ई टू वाला भी, फोर वाला जो भी है, और ये वाला भी। यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो टू या फोर को लगा के तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जो बड़ा बड़ा वर्ब है, ये सब देखिए बड़ा बड़ा है ना देखने में, तो जो सब बड़ा बड़ा वर्ब है, हालांकि कभी कभी धोखा हो जाएगा। जैसे इसमें एक वर्ब आता है रिजर्व, तो अब रिजर्व भी देखने में बड़ा लग रहा है, बट रिजर्व के साथ दोनों स्ट्रक्चर यूज होता है। तो इसलिए बोले कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी डेडिकेशन है, जैसे देखिए कि अभी कुछ कमेंट्स हमको आए हैं, एक शमीरा परवीन का है कि सर आपके पढ़ाने के प्रति जो इतना लगन है वो हमें मोटिवेट करता है। दूसरा मोहन का है कि गजब का डेडिकेशन है आपके अंदर, मोहन कुमार का। तो देखिए अगर आपके अंदर भी थोड़ा सा डेडिकेशन आप भी अपने अंदर जगा लीजिए पढ़ने के प्रति, तो आप क्या करेंगे, इसको याद ही कर लेंगे। कौन सा 10-12 तो है, ऐसे ही याद रह जाना है। तो आप भी क्या कीजिए, याद कर लीजिए कि इतना चलो है। याद नहीं भी करेंगे तो जहाँ पे आप कॉपी में लिखे हुए, याद करने का मतलब जब हम बोले तो रट्टा मारने से नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हम खुद कभी रट्टा नहीं मारे तो आपको क्यों बोलेंगे रट्टा मारने। याद करने का यहाँ कहने का मतलब यही है कि प्रैक्टिस से हो जाएगा। अगर आप उसको नोट कर लीजिए कहीं पे और बार बार क्या कीजिए, देखते रहिए, एक समय पे दोहराते रहिए, हो जाएगा। ठीक, एक बात बताते हैं आपको बाबा रामदेव की। हालांकि बाबा रामदेव के विचारों से हमारा कोई इत्तेफाक नहीं है, रखते हैं। ठीक है, उनका जो अपना बिजनेस है वो करते रहे, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्या बोल देते नहीं, जैसे कोरोना में शुरू में अफवाह बहुत फैलाए, वो भी बोले नाक में सरसों का तेल ऐसे ऐसे लीजिए सुबह, उससे क्या होगा कि तेल के थ्रू सारा कोरोना पेट में चल जाए, मतलब कुछ भी बोलते रहे हैं। तो खैर वो नहीं, बट एक बात उनकी एक इंटरव्यू बहुत पहले कहीं देखे थे, उसमें एक बात वो अच्छा बोले कि एक आदमी इस धरती पे आता है, उसको कुछ नहीं पता है, उस बच्चे को कुछ नहीं पता, और उसके बाद वो बच्चा सारा कुछ यहीं पर सीखता है, सब कुछ यहीं पर जानता है, और उसके बाद फिर वो एक किताब लिख कर चला जाता है। क्या आपके अंदर इतना भी टैलेंट नहीं है कि उस किताब को हम समझ पाए? सोचिए, इतना तो हम कर ही सकते। वो बच्चा जन्म लेके कुछ नहीं आ रहा है इसी धरती पे, उसने इतना सीखा कि यह किताब लिख के चला गया। हमारा आपका काम तो सिर्फ क्या, उस किताब को समझना। तो क्या उसके तुलना में हमारे पास उतना भी टैलेंट नहीं होगा? तो क्या है कि हम उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, नहीं तो टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है क्या। चलिए खैर इधर आते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा प्रवचन हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि ये जो वर्ब है ये अपने साथ एक ही तरीके का सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि यहीं पर अगर हम बोलेंगे ही एक्सप्लेन्ड मी द स्टोरी, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ध्यान रखना है
जिस बच्चे मतलब मेरे बोलने का है कि आपके लिए बच्चा वर्ड निकल जाता है, आप बड़े हैं माफ कीजिएगा, लेकिन हम बच्चे ही बोलते, वो आदत हो गया एक। तो जिस बच्चे को ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, तो जब हम उसे वॉइस बता रहे होंगे तो उस वक्त फिर उनको समस्या हो जाएगी, क्योंकि वॉइस का जो खेल है वो ऑब्जेक्ट पे ही तो है। कि अगर आपके पास सेंटेंस में आपको डूअर पता है कि इस सेंटेंस को करने वाला कौन है, अगर वो आपको पता है तो वो एक्टिव में बनाते हैं। जब हमें वो नहीं पता हो या बताना नहीं चाहते हैं तभी तो पैसिव में आते हैं। इसलिए पैसिव में ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। पैसिव में जो भी है सब ऑब्जेक्ट ही है, वही तो आगे जाकर सब्जेक्ट बनता है। इसलिए ये सब स्ट्रक्चर यहाँ पर समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ नहीं समझेंगे, फिर से हम वो चीज़ लिख देंगे, ठीक है। अगर आप जैसे यहाँ नहीं समझेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ही गेव मी अ बुक, और आपको इसका पैसिव बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको पता है कि इसका पैसिव हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन में होगा, चूंकि इसका एक्टिव, एक मिनट, ठीक है, इसका एक्टिव हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, ही गेव अ बुक टू मी। तो इसीलिए जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसी सेंटेंस का इसका बोले या इसका बोले तो पैसिव भी हमारे पास दो होगा। इसका हो जाएगा कि अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम, और दूसरा का हो जाएगा आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। तो देखिए जब इसका पैसिव दो हुआ तो आपके पास ऑप्शन में जो भी होगा, हालांकि जब ऐसा सेंटेंस हो इस दोनों में से कोई भी और इसका पैसिव चुनने के लिए कहे, एसएससी में खास करके ऐसा होगा, पैसिव चुनने के लिए कहे और आपके पास दोनों ऑप्शन हो तो आप नीचे वाले ऑप्शन को प्रीफर करें, ठीक है। दोनों ऑप्शन हो तो आंसर इसको बनाएं, और दोनों में से कोई एक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको पता है कि भाई जब इस दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस हो, यानी कि इस सेंटेंस का, सिर्फ इसी सेंटेंस का दो दो पैसिव संभव है, दो दो पैसिव क्या है, संभव है, तो उसी तरीके से आपको एग्जाम में दे देगा, ठीक है। ही क्या था अभी, ही एक्सप्लेन्ड मी द स्टोरी, हालांकि अभी हम ये लिखे थे, बट आपके पास एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं होगा। आपके पास एग्जाम में सही दिया रहेगा ना, तो आपके पास एग्जाम में नीचे वाला रहेगा कि ही एक्सप्लेन्ड द स्टोरी टू मी, ये क्वेश्चन रहेगा। तो जब ये क्वेश्चन रहेगा तो फिर आपके माइंड में आएगा कि अरे इसका तो दो दो तरीके से बनाते हैं, ऑब्जेक्ट जिसमें दो गो ऑब्जेक्ट रहे उसका पैसिव दो दो तरीके से बनाते हैं। बट क्या इसका पैसिव दो तरीके से बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि इसका एक्टिव जब दो तरीके से नहीं बना तो इसके पैसिव में भी हमें 2 और 4 चाहिए होगा, ठीक है, वही तरीका चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या था, ही एक्सप्लेन्ड मी द स्टोरी, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा, ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन पे काम नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा कि इस सभी वर्ब पे एक ही स्ट्रक्चर काम करता है, वो है सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, 2 या 4 प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस 2 या 4 प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये बात याद रखिए। देखिए जनरली क्या होता है, कभी कभी लगता है, आपको भी मे भी लगता होगा, पढ़ाने के तरीक़ों को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं बोल रहे, पढ़ाने के तरीके को लेकर ये बात कर रहे हैं कि जनरली होता ये है ना कि उतना ही पढ़ाते हैं लोग जितना कि बच्चे को ऑलरेडी पता है। उससे क्या होता है कि आपके अंदर कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि आप गलत समझ लेते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया, क्योंकि वही चीज़ पढ़ाया गया जो आप ऑलरेडी जान रहे हैं, तो आपको लगता है अरे यार जो भी पढ़ाया सब तो समझ ही आ गया। नया चीज़ क्या पढ़ रहे हैं आप?
है ना, तो नया नहीं पढ़ाया जाता। तो ये सब चीज़ बहुत जगह पर आपको नहीं मिलेगा। शिकायत नहीं कर रहे कि नहीं कहा कि कोई पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, बट हम ये बता रहे कि हम भी आखिर डेडिकेशन के साथ आपको जब पढ़ा रहे ये सब चीज़, नया नया चीज़ हम भी तो छोड़ सकते थे, बट इसका ज़रूरत पड़ता है। वॉइस वगैरह में देखेंगे इसके कारण कन्फ्यूजन होता है। आज के युग में अभी पीछे भी चर्चा किए थे कि रिजल्ट के लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप किसी को छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए अगर एक क्वेश्चन भी किसी पैटर्न से पूछा गया है तो आपको उस पैटर्न को पढ़ने में अगर 2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, तो आपको समय देना होगा। आप ये नहीं कहेंगे इसमें बहुत मेहनत है और इससे एग्जाम में एगो तो क्वेश्चन ही आता है, वही एक क्वेश्चन रिजल्ट तय करता है आजकल। नहीं, ये बात का एहसास आपको होगा अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो, क्योंकि उसको आप भी छोड़ रहे हैं और सब छोड़ रहा है, तो जो 2, 4, 10, 20 बच्चे उसको बना रहा है उसी का रिजल्ट आगे होना है, वही ऊपर जाएगा, इसलिए छोड़ नहीं सकते। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रवचन बहुत हुआ। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट हमारे पास किसके किसके लिए होता है। ऑब्जेक्ट चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ से फिर से एक बार रिवीजन कर दें कि ऑब्जेक्ट हमारे पास किसके किसके पास होता है, तो वर्ब या प्रीपोजिशन के पास होता है। कभी अगर हम फ्यूचर में पूछेंगे आगे आपसे तो आप इस बात को याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वर्ब और प्रीपोजिशन का ही होता है। कभी भी किसी नाउन के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है, ठीक है। नाउन के बाद प्रीपोजिशन के बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा, एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन के बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब के बाद सीधा भी आ सकता है और वर्ब के बाद प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकता है। तो वर्ब और प्रीपोजिशन ये दो हैं जिनके बाद की क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरी बात ये याद रख लेंगे हमेशा के लिए कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज होता है। प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज होगा, ठीक है। कभी सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होता है, यानी फॉर के बाद कभी आई नहीं आ सकता है, जब भी आएगा तो फॉर के बाद मी ही आएगा। टू के बाद कभी ही नहीं आ सकता है, जब भी आएगा तो हिम ही आएगा। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, ठीक है। तो वर्ब और प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट पता कैसे करते हैं, तो हुम या व्हाट का सवाल पूछकर। हुम का सवाल जब करते हैं तो लिविंग थिंग आता है आंसर में, और उसी को हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। व्हाट का जब आंसर करते हैं तो नॉन लिविंग थिंग आता है और उसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यूज करने के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब, और इसके बाद यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना चाहें तो टू या फॉर लगाने के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना चाहें, ठीक है, तो फिर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तुरंत हो जाता है, इसके साथ हमें टू या फॉर लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ एक एक्सेप्शन है, कुछ एक वर्ब जैसे कि डोनेट था, जैसे परचेज था, जैसे एक्सप्लेन था, जैसे डिलीवर था, जैसे डिस्क्राइब था, तो ये सब क्या एक्सेप्शन था, अनाउंस है ना। तो ये सब एक्सेप्शन है, कम्युनिकेट है सब। तो एक्सेप्शन है किस चीज़ का, कि इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर यूज होता है, दूसरा नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट को पढ़ते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो देखिए स्पेलिंग को लेकर कंफ्यूजन नहीं होगा, कल ही स्पेलिंग क्लियर कर चुके थे कि एक स्पेलिंग होता है PLI का, हालांकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है वो सेम है, वो कॉम्प्लीमेंट ही है, बस दोनों के स्पेलिंग में अंतर होता है। तो ये जो हो जाता है इसका मतलब हो जाता है तारीफ से, और ये जो है हिंदी बोलें तो पूरक हो जाता है। ग्रामर पढ़ रहे हैं, हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली ये क्या करता है, पूरा करने का काम करता है। तो अब देखिए कॉम्प्लीमेंट का पता कहाँ लगाएंगे, सेंटेंस में कैसे लगेगा। तो किसी भी वर्ब के साथ जब आप व्हाट का आंसर करेंगे तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। अब देखिए अगर अभी आप थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे किसमें, ऑब्जेक्ट पढ़ने में, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट में भी पढ़ा कि अगर कोई हुम या व्हाट का जवाब देता है तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यानी कि वर्ब के साथ व्हाट का जवाब ऑब्जेक्ट भी देता है और वर्ब के साथ व्हाट का जवाब कॉम्प्लीमेंट भी देता है। वर्ब के साथ व्हाट का जवाब कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा है और वर्ब के साथ व्हाट का जवाब ऑब्जेक्ट भी दे रहा है। तो
तो फिर दोनों में क्या अंतर है, तो आइए अंतर को देखते हैं और समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एक तरफ ऑब्जेक्ट लिखते हैं, एक तरफ कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। सिर्फ COMP लिख दिए, आप समझ लीजिएगा कि वो कॉम्प्लीमेंट है। तो अंतर देखिए कि दोनों में क्या है। ऑब्जेक्ट जो होगा, पहले समानता देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट व्हाट का जवाब देता है, कॉम्प्लीमेंट भी व्हाट का जवाब देता है। अब देखिए अंतर क्या होगा। ऑब्जेक्ट के रूप में सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। ऑब्जेक्ट के रूप में आपका क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि भैया अगर एडजेक्टिव आया तो वो हर हाल में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ही होगा। यानी आपने यहाँ से एक बात तय कर लिया कि अगर किसी भी सेंटेंस में कहीं पर एडजेक्टिव का यूज हो रहा है तो वो किस रूप में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है। ठीक, लेकिन अभी इससे तय नहीं हुआ है कि ये जो नाउन और प्रोनाउन है ना, ये नाउन प्रोनाउन और ये नाउन प्रोनाउन अंतर कब है, कब ये ऑब्जेक्ट होगा, कब ये कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देखिए अगली बात, ये जो है सेंटेंस के लिए जरूरी एलिमेंट नहीं है, यानी इसके बिना भी सेंटेंस पूरा होगा, इसके बिना भी सेंटेंस पूरा होगा। बट ये चूंकि नाम में ये कॉम्प्लीमेंट जो कि कंप्लीट करने का काम करे, तो इसके बिना सेंटेंस क्या होगा, अधूरा होगा। इसके बिना सेंटेंस अधूरा होगा। जैसे देखिए, आई ईट, ये सेंटेंस भी सही है, और आई ईट अ मैंगो, ये सेंटेंस भी सही है। तो यानी कि अ मैंगो हम हटा भी दे रहे हैं तो भी हमारा सेंटेंस पूरा बन जा रहा है। तो यानी कि अ मैंगो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। बट यहां क्या होगा, आई एम, तो आई एम जो है पूरा सेंटेंस नहीं बनेगा। हालांकि आंसर जब किसी का करेंगे तो शॉर्ट आंसर में आई एम पूरा सेंटेंस बन जाएगा। कोई पूछेगा आर यू हंग्री, आप बोलेंगे यस आई एम, तो वहाँ पूरा हो जाता है। तो इसलिए ये वाला भी जो नियम है, इससे बहुत ज़्यादा आपका जो है, जो भी यहाँ अमित सुमित कुछ भी लिख लीजिए, तो ये वाला भी आपका पूरा कन्फ्यूजन क्लियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है कि देखिए, अमित के बिना ये सेंटेंस ऐसे बोलते तो अधूरा था। बट अगर कोई आपसे पूछ दिया कि आर यू अमित, क्या आप अमित हैं, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि यस आई एम, और आप इसका जवाब ये भी दे सकते हैं कि यस आई एम अमित। अब देखिए कि आप अमित नहीं लिखे थे तो भी तो सेंटेंस पूरा था। तो इसलिए इस रूल के आधार पर भी आप ये 100% तय नहीं कर सकते कि ये कॉम्प्लीमेंट। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल आता है, और वो आएगा ये कि ऑब्जेक्ट जो है बराबर नहीं होता है अपने सब्जेक्ट के। यानी ऑब्जेक्ट कोई अलग होता है, सब्जेक्ट कोई अलग होता है। बट कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि कॉम्प्लीमेंट बराबर होते हैं अपने सब्जेक्ट के लिए। यानी कि कॉम्प्लीमेंट का यूज भी सब्जेक्ट के विषय में ही बताने के लिए होता है। कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के विषय में ही बताता है, जबकि ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं करता है। अगर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आई बॉट अ फोन, मैंने एक फोन खरीदा, तो देखिए आई बॉट व्हाट, तो व्हाट का जवाब अ फोन दिया। लेकिन जब आप आई से बराबर करने जाएंगे, आई को छोड़ के यहाँ पर चलिए अमित लिख देते हैं, तो क्या जिसको हम अमित बोल रहे हैं उसी को हम फोन बोल रहे हैं? ये संभव नहीं है। अमित हम एक लड़का को बोल रहे हैं, एक इंसान को बोल रहे हैं, फोन एक नॉन लिविंग थिंग है। तो अमित को कभी हम फोन नहीं बोल सकते, संभव है? या फोन का नाम रख देंगे अमित, नहीं होगा। बट इधर जब हम आएंगे, जैसे कि अभी हम लोग देखे थे आई एम अमित, तो देखिए जिसके लिए आई का यूज किए, अमित भी उसी को बोल रहे हैं। नहीं, अमित लुक्स एंग्री, अमित जो है गुस्से में दिख रहा है। तो देखिए अमित जिसको बोले, गुस्सा भी वही है, अमित बराबर एंग्री, अमित ही एंग्री है।
उत्सा होने का काम किसका? अमित का। तो अमित ही एंग्री है। तो ये जो होता है कॉम्प्लीमेंट, ये हमेशा बराबर होगा, ये बराबर नहीं होता है, ये बिल्कुल दोनों क्या होगा? अलग होगा। तो जब भी आपको अंतर तय करना है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर होता है, भूल जाइए आज के बाद। आज तक भले आप इसको ऑब्जेक्ट समझ रहे थे कि आई एम अमित में अमित क्या है? ऑब्जेक्ट है। या माई नेम इज अमित, तो अमित क्या हुआ? ऑब्जेक्ट है। भूल जाइए अब उसको, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। जब आप बराबर कर दीजिए दोनों को तो वो क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच का अंतर समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि हर एक कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बराबर हो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक आपका कहलाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा आपका कहलाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, जो सब्जेक्ट के बराबर होगा उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट के बराबर होगा उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स, अगर आप बोलते हैं कि माई नेम इज आकाश, तो देखिए यहां पर आकाश किसके बराबर है? माई नेम के, कि मेरा नाम और आकाश दोनों एक ही है। तो ये सब्जेक्ट के बराबर था, तो यहां हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरा, ही कंसीडर यू अ फूल, वह तुमको फूल समझता है, मूर्ख समझता है, बेवकूफ समझता है, गधा समझता है, ढक्कन समझता है, जो भी बोलना है। तो अब देखिए, ही कंसीडर्स, अब देखिए क्या ही और फूल बराबर है? तो वह ढक्कन नहीं है, वो तो सही है, वो तो तुमको ढक्कन समझता है। यानी कि यहाँ किसके बराबर हो गया? यू के बराबर हो गया ना, कि यू अ फूल। तो इस बार ये सब्जेक्ट के बराबर नहीं हुआ, ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि कंसीडर हुम का जवाब दे रहा है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बराबर है, इसलिए ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई बुक्ड हिम अ रूम। चलिए इसमें बताइए तो जल्दी से कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, पूरा लिखना है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये रूम जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जल्दी से आप लिखेंगे आंसर इसका, उसके बाद ही जो है हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, कृष्णा जी राधे राधे। चलिए जल्दी आंसर कीजिए। कीजिए जल्दी। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट होने के लिए क्या होना होगा? चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, दोनों को बराबर होना होगा। दोनों को क्या करना होगा? बराबर होना होगा। तो देखिए कि यहाँ पर दो है, एक तो आई है, तो क्या आई के बराबर रूम होगा? तो मैं एक इंसान हूँ, मैं रूम कैसे हो सकता हूँ? संभव ही नहीं है। फिर क्या हिम के बराबर रूम होगा? तो हिम के बराबर भी रूम नहीं हो सकता है, चूंकि हिम भी एक आदमी है, उसके लिए भी रूम नहीं हो सकता। तो यानी ये रूम जो है ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बल्कि ये क्या है? यह ऑब्जेक्ट है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसलिए आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच का अंतर पता होना जरूरी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है
और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इस अंतर को अगर आप समझेंगे बेहतरीन ढंग से, तभी जो है आगे आपको सेंटेंस समझने में मदद मिलेगा। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट का अलग फंक्शन है, कॉम्प्लीमेंट का अलग फंक्शन है। ऑब्जेक्ट कुछ बता नहीं रहा है सब्जेक्ट के बारे में, है ना। कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, वो या तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो इसलिए जो है इन सब चीज़ों को अच्छे से और एक बार देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग एडवर्बियल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एडवर्बियल, एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज तीनों को हम लोग जो है एक साथ कंपैरिजन करके भी देखेंगे, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो इसलिए उसको नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, सबक खैर।